इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दो बड़ी बैठकें हो रही हैं। एक तरफ आसियान लीडर्स को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं, दूसरी ओर नीतीश कुमार अपने नए चुनकर आए विधायकों के साथ पटना के जेडीयू दफ्तर में मुलाकात कर रहे हैं। अभी आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे कैसे नीतीश कुमार जब वहां पहुंचे तो बड़ी गर्मजोशी के साथ उनकी पार्टी के विधायकों ने, नेताओं ने उनका स्वागत किया और बड़ा कठिन चुनाव जीत करके जेडीयू इस बार आई है। चौथी बार एक फुल टर्म मुख्यमंत्री बनेंगे वो, 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश चंद्र इस वक्त बाहर मौजूद हैं जेडीयू कार्यालय के पटना में। नीतीश, आमतौर पर चुनाव जीतने के बाद चूंकि चौथा टर्म मिलेगा नीतीश कुमार को, आमतौर पर जब चुनाव जीत करके आते हैं तो क्या तरीका रहता है उनका संवाद करने का? जैसे हमने प्रधानमंत्री को देखा, वो सीधे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, देश तक अपनी बात पहुंचाते हैं। नीतीश कुमार भी क्या आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं इसके बाद? देखिए, नीतीश कुमार का तरीका थोड़ा अलग है। वो हमने पहले भी देखा है कि सार्वजनिक रूप से किसी मंच से या फिर किसी रोड शो की शक्ल में ऐसा वो नहीं करते हैं। और आज भी आप देखिए कि जब पहली बार वो बाहर आए हैं, कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में जो विधायक हैं वो उनसे मिलना चाह रहे थे, तो यहाँ उन्होंने बुलाया है उन लोगों को, एक सभा कक्ष में बुलाया है, दफ्तर में बुलाया है, वो एक एक करके उनसे मिलेंगे। लेकिन सार्वजनिक रूप से संबोधन जैसी बात शायद वो नहीं होती है, या होगी भी तो वो मीडिया को उसमें इजाज़त नहीं होगी। वो अंदर हॉल में कार्यकर्ताओं को, विधायकों को जरूर संबोधित करेंगे, क्योंकि देखिए इस बार का जो मुकाबला था वो जेडीयू के लिए बहुत ही कठिन मुकाबला था। और ऐसे में हर किसी विधायक के पास एक अनुभव रहा होगा कि आखिर किस तरह से उसने ये जीत हासिल की, तमाम तरह की परेशानियों और दिक्कतों के बाद भी। तो इन सारी बातों का जिक्र विधायक भी करेंगे, वो पूछेंगे भी और संबोधन भी होगा, लेकिन सब कुछ सभा कक्ष के अंदर। और अभी आप जैसा कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए कठिन चुनाव था, और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था जब आखिरी सभा में उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है, कि जैसे एक डेस्परेशन सी थी, और ऐसा लग रहा था उनको कि शायद इस बार लौट कर आना मुख्यमंत्री की बंगले में, मुख्यमंत्री कार्यालय में उतना आसान लग नहीं रहा। बिल्कुल, इस बार वाकई जेडीयू के लिए तो खास तौर से मुकाबला बहुत ही कठिन था, क्योंकि साफ तौर पर ये दिख रहा था कि एक तो एंटी इनकमेंसी वाली बात थी, नाराज़गी की बात थी, और इसके अलावा जो चिराग पासवान ने जिस तरह से जेडीयू के सीट पर उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया, सार्वजनिक रूप से कहा कि हम नीतीश कुमार को हराना चाहते हैं, हमारा मकसद ही हराना है, और उसके बाद ऐसे में जेडीयू उम्मीदवारों के लिए मुश्किलें बढ़ गई थी। और पहले चरण में भी हमने जिस तरह से जो खबरें आई, जो फीडबैक नीतीश कुमार तक भी पहुँचा, वो भी बहुत अच्छा नहीं था। और आप नतीजों में भी देखिए, वो दिख रहा है कि पहले चरण में महागठबंधन का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, तो उसके बाद से एक निराशा का भाव बना। लेकिन एक उम्मीद थी कि दूसरे और तीसरे चरण में जो चूंकि सामाजिक समीकरण है वो एनडीए के अनुकूल था। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मोर्चा संभाला, रैलियों में जिस तरह से आक्रमण करना शुरू किया, जंगल राज को एक मुद्दा बना दिया, उसके बाद एक उत्साह, एक कहें कि एनडीए खेमे में दिखा, जेडीयू के खेमे में दिखा, और निश्चित रूप से उसका असर हुआ। इसके अलावा साइलेंट वोटर्स की बात जो प्रधानमंत्री कर रहे थे, उसने भी अपना कमाल दिखाया है। तो इन सब बातों ने किसी तरह नैया पार लगा दी। लेकिन हर जेडीयू का विधायक इस बात को अच्छी तरह से जानता है, समझता है कि ये लड़ाई उसके लिए बहुत कठिन लड़ाई थी, इसलिए उनकी संख्या भी कम आई। और नीतीश कुमार भी ये मानेंगे कि जो जीत कर आए हैं वो असली योद्धा हैं, उनके क्षेत्र में उनकी पकड़ है, तभी वो जीत कर हासिल कर पाए हैं। और कई विधायकों ने अपना अनुभव शेयर भी किया मुझसे कि एलजेपी ने उनकी मुश्किलें किस तरह से बढ़ा दी थी, और किस तरह से कई लोगों ने तो ये भी कहा कि अल्पसंख्यक वोटरों का साथ उनको इस बार नहीं के बराबर मिला। चूंकि सीए और एनआरसी के बाद आप देखें कि अल्पसंख्यकों का जो रुझान है, झुकाव है, वो नीतीश कुमार से बिल्कुल टूट गया। इससे पहले नीतीश कुमार को साथ मिलता था अल्पसंख्यकों का, जब वो एनडीए के साथ थे तब भी। लेकिन जब उन्होंने लालू का साथ छोड़ा 2017 में, उसके बाद एक नाराज़गी अल्पसंख्यकों में हुई, और सीए और एनआरसी का जब दौर आया तो उस समय ये नाराज़गी और भी बढ़ गई। तो इस चुनाव में ये भी एक बड़ी चुनौती थी नीतीश कुमार के लिए कि आखिर फिर इसके बाद कैसे मुकाबले में बना रहा जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने जैसा कहा था कि अंत भला सब भला, तो शायद अब ये बात मानकर ही सारे जेडीयू के जो नेता हैं वो तसल्ली कर रहे हैं। सौरभ, अब सवाल ये कि अब ये 7वीं बार जब वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की, ये कार्यक्रम कब हो सकता है, कैसा हो सकता है, कितना भव्य हो सकता है, या उसको सादा ही रखा जाएगा? और दूसरा, ये नीतीश कुमार 4.0 यानी चौथा टर्म उनका, इसकी रूपरेखा, सरकार की रूपरेखा के बारे में अगर कुछ आपको पता चल रहा हो।
देखिए, अब ये तो लगभग दिख रहा है कि दीपावली के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह हो पाएगा, क्योंकि अभी विधायक दल की बैठक होनी है, जेडीयू की, बीजेपी की, फिर उसमें नेता औपचारिक रूप से चुने जाएंगे, फिर वो एनडीए की जो बैठक होगी उसमें नेता का चुनाव होगा, और उसके बाद फिर विधानसभा भंग करने की प्रक्रिया, फिर उसके बाद राज्यपाल के सामने दावा पेश होगा। तो इन सारी प्रक्रियाओं में मुझे लगता है कि अभी वक्त लग जाएगा और दीपावली के बाद ही शपथ ग्रहण का अनुमान है। ये जानकारी मिल रही है कि पटना के गांधी मैदान में एक भव्य समारोह होगा और उसी समारोह में शपथ ग्रहण कार्यक्रम को रखा जाएगा। तमाम बड़े नेता जो एनडीए के हैं देश भर से वो यहाँ पर पहुँचेंगे, तो निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी, क्योंकि बीजेपी इस जीत को अपने लिए एक बड़ी जीत मान रही है। एक बड़ी भूमिका रही भी है बीजेपी की, आप देखें अधिक संख्या में उनके विधायक चुनकर आए, तो ये एक बड़ा समारोह होगा। और निश्चित रूप से अभी पिछले कुछ चुनाव को देखें, जिस तरह से बीजेपी को हार मिल रही थी, उसके बाद बिहार का ये चुनाव उनके लिए बहुत ही संजीवनी का काम करेगा। फिर पश्चिम बंगाल के चुनाव अभी आने वाले समय में हैं, तो इन सब को देखते हुए एक बड़ा समारोह होगा और उस समारोह के जरिए एनडीए की ताकत, एनडीए की एकता को दिखाने की कोशिश होगी। तो ये सारे कार्यक्रम अभी तय होने बाकी हैं। सबों को इंतजार इस बात का कि इसकी औपचारिक घोषणा कब की जाती है। नीतीश कुमार जो है अपने विधायकों से मिल रहे हैं, उन्हें जीत की बधाई दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने वहां पहुंचे कई विधायकों से बात की। इस बार बिहार में जीत के पीछे महिलाओं का वोट एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। फूलपरास से जेडीयू की महिला विधायक शीला मंडल इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा कहती हैं। फूलपरास से शीला मंडल जीती हैं, हमारे साथ हैं। ये बताइए कि लड़ाई कितना मुश्किल था, चूंकि सामने एलजेपी के उम्मीदवार भी थे आपके। सबसे पहले तो हम अपने फूलपरास की जनता को धन्यवाद देते हैं, जिसकी वजह से हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ही देन है जो हम लोग महिलाओं को सीट मिला और हम लोग विजय होकर यहाँ तक आए हैं। और जहाँ तक टसन की बात है तो रहा, पर उनके नाम का आश्रय इतना अच्छा रहा समाज में, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योगदान है उसकी वजह से हमको बहुत मुश्किल नहीं हुआ, पर आसानी से हो भी गया। आखिर बीजेपी आप लोगों से बहुत आगे निकल गई। देखिए, आगे निकली या पीछे निकली, हम लोग एनडीए की सरकार है, दोनों मिक्स परिवार है, तो कोई आगे जाए पीछे जाए, 4 गो बचा है तो चारों तो आईएएस नहीं बनता है, तो कोई आगे पीछे होते रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको फैक्टर लग रहा है जीत का, नरेंद्र मोदी का कितना असर रहा, नीतीश कुमार का भी रहा? दोनों का असर रहा है। एनडीए दोनों परिवार का हिस्सा है, तो हमारा ना मोदी जी कम है ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री कम है। बिहार के लिए स्तंभ ये है तो वो भी भारत के लिए, देश के लिए स्तंभ है। आज पूरा विश्व सब भारत को जान रहा है। बिहार चुनाव में भागलपुर की सुल्तानगंज सीट बहुत अहम है। इस सीट पर कांग्रेस और एलजेपी के साथ जेडीयू का कड़ा मुकाबला था, लेकिन 2015 की तरह इस बार भी सीट जेडीयू के खाते में गई। एलजेपी ने यहां कितना नुकसान किया, जीत हासिल करने वाले विधायक ललित नारायण मंडल से जानिए। भागलपुर की सुल्तानगंज सीट से जीत मिली है जेडीयू के टिकट पर ललित नारायण मंडल को। सर बताइए कि बहुत कड़ा मुकाबला था इस बार, चूंकि सामने एलजेपी भी होगी। एलजेपी भी था लेकिन कहीं पर टिका नहीं, और हम लोग 11,600 से ज़्यादा मतों से जनता ने हमको वहाँ पर। तो एलजेपी ने कितना नुकसान किया आपको लग रहा है? लगभग 10,000 वोट उसको मिला है। यानी और बड़ी जीत होती यदि साथ होते। हाँ, अरे वो तो होती तब न, तो कौन जानता है। क्या लग रहा है कि फिर कैसे कामयाबी मिली? जनता हमारे साथ था वहाँ सुल्तानगंज में। हम लोग का समीकरण जो है ना जेडीयू के पक्ष में है वहाँ पर। तो कौन सा फैक्टर आपको लगता है काम किया? मोदी जी का फैक्टर, नीतीश कुमार का फैक्टर? देखिए, हम लोगों को बिहार के विकास की जो बात नीतीश जी करते हैं और देश के उन्नति की बात जो नरेंद्र मोदी जी करते हैं, दोनों बात हम लोगों को सूट किया, और जनता ने, खासकर महिलाओं ने मैंने हमको मत दिया। अल्पसंख्यक समाज का वोट क्या लगता है, मिल पाया आप लोग को? अभी हम समीक्षा नहीं किए, हम चले आए, तुरंत बुला गया, कुछ तो मिला होगा। अच्छा। लेकिन हम कह नहीं सकते निश्चित रूप से। तो सामाजिक समीकरणों के लिहाज से देखें तो जो महागठबंधन का समीकरण है उससे ज़्यादा भारी आपका समीकरण कैसे पड़ा? हमारा वह संख्या है, संख्या बल है हमारा। राहत की सांस लिए होगी आप लोगों ने, चूंकि एग्जिट पोल में तो बहुत दूसरे तरह की। हम लोग उस पोल पर हम लोग हंसते थे। हाँ। कि गलत पोल हर बार दिखाता है, पता नहीं मीडिया को क्या सूझता है
कि हर बार गलत दिखाता है। और भरोसा था कि एग्जिट पोल गलत होगा। कंफर्म थे कि सुल्तानगंज से हम लोग निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, बहुत जल्द लौटते हैं।